हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शिल्पी अग्रवाल। आज हम क्लास 12th बिजनेस स्टडी चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को स्टडी करेंगे। तो बेटा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आपके पास टू थ्योरिस्ट हैं, फर्स्ट हेनरी फ्योल एंड सेकंड एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो आज हम हेनरी फ्योल के बारे में स्टडी करेंगे एंड हेनरी फ्योल के ही 14 प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे। देखिए, हेनरी फ्योल वॉज ए फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट। हेनरी फ्योल फ्रांस के मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे। इन्होंने 1860 में माइनिंग कंपनी को ज्वाइन किया था एज ए इंजीनियर की पोस्ट पर। बाद में इन्हें इनकी पोजीशन को रोज अप कर दिया गया था, मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया था 1888 में। जिस समय में इन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया था उस समय कंपनी बिल्कुल बैंकरप्ट थी। बाद में इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स का यूटिलाइज किया एंड इन्होंने कंपनी को एक एक्सलेंस पोजीशन पर पहुंचाया, जिसकी वजह से हम इनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। एंड 1980 में ये रिटायर्ड हुए थे, जिस समय में कंपनी एक एक्सलेंस पोजीशन में थी। अब देखते हैं, हम थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं इनका। कंट्रीब्यूशन ऑफ द हेनरी फ्योल ने इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को 6 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था: टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। एंड हेनरी फ्योल ही फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो 4 फंक्शन: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बेटा, ये आपके आगे चैप्टर्स भी हैं, ठीक है। हम मैनेजमेंट में आगे के 4 चैप्टर्स और 5 चैप्टर्स पढ़ेंगे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये सारे के सारे, ये इनमें से 4 फंक्शंस जो आइडेंटिफाई किए थे वो हेनरी फ्योल ने ही किए थे। एंड हेनरी फ्योल इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। उन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। अब देखते हैं हम हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स। तो हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे: डिवीजन ऑफ वर्क, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to general interest, remuneration to employee, centralization, decentralization, scalar chain, order, equity, stability of personnel, initiative and esprit de corps। तो ये 14 प्रिंसिपल्स दिए थे हेनरी फ्योल ने एंड हम इनके बारे में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल पर आते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में उन्होंने कहा कि जितना भी होल वर्क जितना भी वर्क है सबको डिवाइड कर दीजिए छोटे छोटे पार्ट्स में एंड ईच जॉब मस्ट बी असाइन्ड। जितने भी काम है उन्हें किसी स्पेशलिस्ट पर्सन को दीजिए, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उसकी कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग। उन्होंने कहा होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर जॉब एंड ईच जॉब मस्ट बी असाइन्ड टू एन स्पेशलिस्ट एज पर हिज कॉम्पिटेंसी, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। इंटेंट क्या था डिवीजन ऑफ वर्क का? इंटेंट था टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर यूनिट्स विद सेम एफर्ट्स का यूटिलाइज कीजिए, सेम एफर्ट जो अभी तक करते हुए आ रहे थे एंड उससे प्रोडक्शन को इंक्रीज कीजिए। डिवीजन किसी काम को सिंपल बना देता है एंड जब आप किसी काम को बार बार मल्टीपल टाइम रिपीट करते हैं तो उससे आपकी एक्यूरेसी, एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन तीनों ही इंक्रीज हो जाते हैं। एंड द प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल है आपका मैनेजरियल एक्टिविटी एंड टेक्निकल एक्टिविटी दोनों पर ही अप्लाई होता है। नेक्स्ट आते हैं बेटा इसके पॉजिटिव इंपैक्ट, जो एडवांटेज गिवन है एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायोलेशन। अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो क्या इसके पॉजिटिव इंपैक्ट आते हैं? सबसे पहला, लीड टू स्पेशलाइजेशन। भाई स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। क्यों? वर्क इज डिवाइडेड एज पर द क्वालिफिकेशन। क्योंकि वर्क आपको क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग दिया गया तो आप उसी चीज में स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। एंड सेकंड है एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि सेम वर्क हम बार बार रिपीटेड कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायोलेशन। अगर हम इसे अप्लाई नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या इफेक्ट आते हैं? लैक ऑफ एफिशिएंसी की लैक हो जाती है एंड टाइम ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट।
ड्यू टू चेंज फ्रॉम वन वर्क टू अनदर वर्क। एंड सेकंड, एक काम से दूसरे काम को ज्वाइन करते हैं, फिर तीसरे को करते हैं, सारा काम एक ही आदमी कर रहा है, बार बार वो वर्क को चेंज कर रहा है, तो जिसकी वजह से टाइम एंड एफर्ट्स दोनों ही बहुत ज्यादा वेस्ट होते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इन्होंने कहा ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, ना तो ऑथोरिटी ज्यादा होनी चाहिए ना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, दोनों में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ऑथोरिटी क्या होती है? देखो, ऑथोरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर टू सबऑर्डिनेट्स। ऑथोरिटी राइट होती है आप सबऑर्डिनेट को ऑर्डर करने के लिए। बेटा एक मिनट देखिए ये सुपीरियर है, सुपीरियर मतलब बॉस, एंड ये इसके अंडर में कई सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं। सबऑर्डिनेट्स मतलब इसके अंडर में जो भी वर्क कर रहे हैं उन्हें हम सबऑर्डिनेट्स कहते हैं। सुपीरियर उसे कहते हैं जो बॉस होता है, एंड जो उसके अंडर में वर्क कर रहे होते हैं उन्हें हम सबऑर्डिनेट कहते हैं। तो ऑथोरिटी एक राइट है टू गिव ऑर्डर टू द सबऑर्डिनेट, क्योंकि बॉस ऑर्डर देगा किसे? सबऑर्डिनेट को। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी विच आर सबऑर्डिनेट इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म, जिसे हम सबऑर्डिनेट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो परफॉर्म करे बाय द वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जिस पोजीशन पर वो काम कर रहा है उस पोजीशन पर रहकर वो उस ड्यूटी को परफॉर्म करे, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इन्होंने कहा इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। इन्होंने कहा दोनों गो इन हैंड, दोनों हाथ में हाथ लिए एक साथ चलनी चाहिए। एंड ऑथोरिटी इज बोथ, ऑथोरिटी आपकी दोनों होती है, फॉर्मल भी होती है एंड इनफॉर्मल भी होती है। एंड मैनेजर हैव द राइट टू पनिश a subordinate for willfully not obeying a legitimate order, but only after the sufficient opportunity have been given to the subordinates। इन्होंने कहा है कि मैनेजर के पास अधिकार है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को अगर वो काम नहीं करता है तो उसके लिए पनिश कर सकता है, लेकिन उसे सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के बाद पहले वो अपने आप को एक्सप्लेन करने का मौका देना चाहिए, एंड देन वो उसके खिलाफ प्रॉपर एक्शन ले सकता है। नेक्स्ट आते हैं बेटा एडवांटेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायोलेशन। देखिए अगर हम इसका यूज नहीं करते हैं, अगर हम प्रॉपर बैलेंस बना के नहीं रखते हैं तो इट प्रिवेंट मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी। तो ऐसा हो सकता है भाई अगर आप इसे यूज करते हैं तो इससे आप ऑथोरिटी का मिसयूज नहीं कर सकते। एंड इट हेल्प्स इन फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर हम इजीली उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने उसे दोनों ही इक्वल प्रोवाइड करवाई है, तो यहाँ पर हम रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं। भाई इसे वर्क दिया था तो ये इसी की जिम्मेदारी थी वर्क करना। नेक्स्ट हो जाते हैं इट इंक्रीज कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें काम करने का मौका दिया, तो एम्प्लॉय भी एनकरेजमेंट फील करते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायोलेशन। अगर हम इसे अप्लाई नहीं करते हैं तो क्या रिजल्ट निकल कर आते हैं? देखो अगर ये ऑथोरिटी आपकी ज्यादा होगी, इफ ऑथोरिटी एक्सीड्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, सब ऑर्डिनेट में मिसयूज, तो ऐसा हो सकता है सब ऑर्डिनेट उसे मिसयूज करना स्टार्ट कर दे, क्यों? पावर ज्यादा है और रेस्पॉन्सिबिलिटी कम है, जिम्मेदारियां कम है, तो सब ऑर्डिनेट उसका मिसयूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी और ऑथोरिटी कम होगी तो देन सब ऑर्डिनेट कैन नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी, तो सब ऑर्डिनेट अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर ए ने कोई वर्क, ये ए है ये बी है, ए ने कोई वर्क बी को दिया एंड और उसे आगे के लिए ऑथोरिटी प्रोवाइड नहीं करवाई, उसे प्रोडक्शन करने के लिए कहा, लेकिन प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए उसे अलाउ नहीं किया, तो वो हर चीज में जाकर ए के पास परमिशन लेगा, एंड जितनी बार वो परमिशन लेगा कोई डिसीजन नहीं ले सकता, तो जिसकी वजह से उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी एंड ऑथोरिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से डिले इन वर्क होगा, एंड वर्क कैन बी डिलेड ड्यू टू द मिसमैच इन द ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में मिसमैच होने की वजह से वर्क भी डिले हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं बेटा नेक्स्ट प्रिंसिपल पर। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन मतलब फॉलो ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसिप्लिन होना नेसेसरी है। अगर डिसिप्लिन को हम फॉलो नहीं करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ग्रो नहीं हो सकती। तो डिसिप्लिन रेफर टू द ओबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके सिस्टमैटिक वर्किंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। डिसिप्लिन सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, ऑल एंटरप्राइजेज के लिए एंड ऑल लेवल पर। ऑल लेवल मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों ही लेवल पर हमारी और डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट होती है। देयर मस्ट शुड बी ए पेनल्टी फॉर ब्रेकिंग रूल्स। अगर आप रूल को ब्रेक करते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर पेनल्टी होनी चाहिए। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। ना हम आ जाते हैं एक एग्जाम्पल पर, इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इफ आ मैनेजर, अगर मैनेजर ने प्रॉमिस किया था कि वर्कर से कि अगर आप ओवर टाइम करेंगे तो हम आपको इंक्रीमेंट देंगे सैलरी में, बाद में आउटपुट प्रोडक्शन अच्छा हुआ और लास्ट में जब वर्क कंप्लीट हो गया तब मैनेजर अपने प्रॉमिस को कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो ऐसे में स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं उस मैनेजर के अगेंस्ट। तो वहां पर आपका ये डिसिप्लिन वर्क करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज एंड पॉजिटिव इंपैक्ट। अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो उसके एडवांटेज, स्मूथ एंड सिस्टमैटिक फंक्शनिंग ऑफ द एंटरप्राइज। सिस्टमैटिक फंक्शन हो पाता है, स्मूथली फंक्शन कर पाती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। बेटर रिलेशन बिटवीन द मैनेजर एंड द एम्प्लॉय, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय के बीच में बेटर रिलेशन होते हैं अगर फुल डिसिप्लिन वो फॉलो करते हैं। एंड डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ बेटर रेपुटेशन, और डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बेटर होती है एज कंपेयर टू द इनडिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ अगर हम इसे फॉलो नहीं करते हैं तो डिसओबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस तो फॉलो होंगे ही नहीं, एंड जिसकी वजह से डिले इन वर्क, काम भी समय पर नहीं हो पाएगा, एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन लीड्स टू पुअर रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन है वो भी पुअर हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम अपने अगले प्रिंसिपल पर। अगला प्रिंसिपल है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या कहता है? यूनिटी ऑफ कमांड में कहता है वो कि केवल एक ही बॉस होना चाहिए जिससे सब ऑर्डिनेट्स को ऑर्डर रिसीव हो। देखो इस डायग्राम में देखते हैं बेटा, देखिए यहाँ पर M1 आपका वन बॉस है, एंड वन बॉस से S1, S2, S3 तीनों सबऑर्डिनेट्स हैं, इन्हें जो है ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। अब इसे भी इसी के ऑर्डर फॉलो करने, इसे भी इसी के ऑर्डर फॉलो करने, एंड S3 को भी M1 का ही ऑर्डर फॉलो करना है। लेकिन अगर हमारे पास दो बॉस हो जाते हैं M1 एंड M2, तो ऐसे में M1 एंड M2 में हमें ऑर्डर, तो यहाँ पर ये लोग अगर कोई ऑर्डर देता है, अगर दो लोग ऑर्डर करते हैं तो S1 कंफ्यूज हो जाएगा, भाई किसके ऑर्डर को हम फॉलो करें, M1 के ऑर्डर को फॉलो करें या M2 के ऑर्डर को फॉलो करें। तो मे भी ऐसी सिचुएशन हो जाए, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो M1 के भी ऑर्डर को फॉलो ना करें और M2 के भी ऑर्डर को फॉलो ना करें, तो सब ऑर्डिनेट्स उससे बचकर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा यूनिटी ऑफ कमांड में कि देयर शुड बी ओनली वन बॉस, एक ही बॉस होना चाहिए जिससे हमें ऑर्डर रिसीव हो। देखो आप पढ़ लेते हैं। According to this principle, each subordinate should receive order and be accountable to one and only one superior. एक जो हर सबऑर्डिनेट के सिर्फ उसे एक से ही ऑर्डर मिलने चाहिए, वन बॉस से ही ऑर्डर मिलने चाहिए, एंड वो अकाउंटेबल भी वन ही सुपीरियर के लिए होना चाहिए। इफ द एम्प्लॉय गेट ऑर्डर फ्रॉम टू सुपीरियर एट द सेम टाइम, अगर उसे टू सुपीरियर से ऑर्डर मिलते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा उसके माइंड में, भाई किसके ऑर्डर को फॉलो करे, किसके ऑर्डर को फॉलो नहीं करे। एंड if this discipline is violated, अगर हम इस डिसिप्लिन को वायलेटेड करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, then the authority is undermined, discipline is in jeopardy, order disturbed and stability threatened। तो ऐसे में ऑथोरिटी अंडरमाइंड हो जाएगी, डिसिप्लिन जियोपार्डी में पड़ जाएगा, ऑर्डर भी डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड स्टेबिलिटी भी थ्रेटन्ड हो जाएगी, खतरे में हो जाएगी। तो ये दिस प्रिंसिपल रिसेंबल्स मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, तो ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में आपका फॉलो होता है। ये लाइन बेटा केस स्टडी के लिए आपकी इंपॉर्टेंट होती है, मल्टीपल टाइम में मैं केस स्टडी में देख चुकी हूँ, इसलिए इस लाइन को आपको केस स्टडी के लिए याद रखना है। बाकी आप अपने एक्सप्लेनेशन में यूनिटी ऑफ कमांड का इतना राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम पॉजिटिव इफेक्ट
एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायोलेशन, अगर हम इसे फॉलो करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड को, तो इसके क्या रिजल्ट निकल कर आते हैं? पॉजिटिव। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा भाई किसके ऑर्डर को फॉलो करें। रेस्पॉन्सिबिलिटी भी इजीली फिक्स हो सकती है, ठीक है। बेटर परफॉर्मेंस हो सकती है सबऑर्डिनेट्स की, क्योंकि सिर्फ उसे वन बॉस से ऑर्डर मिल रहा है। एंड अवॉइडेंस ऑफ ईगो क्लैशेस, दोनों बॉसों के बीच में कोई ईगो क्लैशेज नहीं होगा कि इसके ऑर्डर को फॉलो करा, मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं करा। नेक्स्ट आते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायोलेशन, अगर हम इसे फॉलो नहीं करते हैं तो क्या रिजल्ट निकल कर आते हैं? इट क्रिएट कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है सबऑर्डिनेट के माइंड में कि किसके ऑर्डर को फॉलो करे, किसके ऑर्डर को फॉलो नहीं करे। यहाँ पर इट विल बी डिफिकल्ट टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी मतलब फिक्स करने में प्रॉब्लम होगी, भाई ये इसके ऑर्डर को फॉलो करता सबऑर्डिनेट या दूसरे के ऑर्डर को फॉलो करता। लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड चांसेज ऑफ ईगो क्लैशेज, तो ये आपके वायोलेशन वाले हो गए एंड वो आपके पॉजिटिव इंपैक्ट हो गए। नेक्स्ट आ जाइए हम अगले पे पहुंचते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ये सब लोग एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। डायरेक्शन है कंपनी के गोल को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इन्हें अचीव करना है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इंप्लाइज देयर शुड बी वन हेड वन प्लान फॉर द ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव। सिर्फ एक ही हेड होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए, जो सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जितने भी ग्रुप में मेंबर्स हैं। According to this principle, all unit of the organization should be moving toward the same objective. जितनी भी यूनिट है सबको एक ही ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करना चाहिए थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस एफर्ट, और जो उनके एफर्ट्स होने चाहिए वो कोऑर्डिनेट होने चाहिए, मतलब एक दूसरे से मिले हुए होने चाहिए एंड फोकस्ड एफर्ट्स होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर हम इसे अप्लाई करते हैं तो क्या इंपैक्ट आते हैं? इट एम्फेसिस इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमन गोल्स, ये आपके कॉमन गोल्स पर ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है एंड हेल्प्स इन अचीविंग देम। और ये कॉमन गोल आपका भाई सब एक डायरेक्शन में जब मूव कर रहे हैं तो कॉमन गोल इजीली अचीव हो जाएगा। एंड इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे यूनिटी ऑफ एक्शन रहती है एंड कोऑर्डिनेशन बना रहता है। अगर हम इसे फॉलो नहीं करते हैं तो अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, भाई ऐसा हो सकता है ए ने भी किसी वर्क को कर दिया हो और सेम वर्क उसी वर्क को बी ने कर दिया हो, तो यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो जाता है एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि टाइम भी वेस्ट होगा। जब ए भी सेम वर्क कर देगा, बी भी सेम वर्क कर देगा, तो टाइम एंड रिसोर्सेज दोनों ही वेस्ट होंगे एंड देयर विल बी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की भी लैक हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट है हमारा सब ऑर्डिनेशन टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये क्या कहता है? देखिए ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई एम्प्लॉय अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जाता है एंड ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव होता है। भाई जो एम्प्लॉय जाता है, एम्प्लॉय किस लिए जाता है? उसे हायर सैलरी मिले, हायर स्टेटस हो, किसी को रेस्पेक्ट चाहिए, तो ये सब स्टेटस हो सकते हैं, ये सब इंटरेस्ट हो सकते हैं किसके? सबऑर्डिनेट्स के। और जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के भी अपने इंटरेस्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशन को अपना गोल अचीव करना है। तो इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल मस्ट प्रिवेल ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय और इंडिविजुअल। इन्होंने कहा कि अगर दोनों के इंटरेस्ट है तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ऊपर रखना चाहिए, प्रिवेल ओवर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल के अपने इंटरेस्ट होते हैं और कंपनी के अपने इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजर टू रिकंसाइल देम। मैनेजर की ड्यूटी है कि वो इन दोनों ऑब्जेक्टिव को, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के साथ सबऑर्डिनेट, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के साथ जो मैनेजमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उन दोनों को रिकंसाइल कर दे। अगर रिकंसाइलेशन पॉसिबल नहीं है तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सुपरसीड रखना चाहिए एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आते हैं बेटा इसके पॉजिटिव इंपैक्ट। अगर हम इसे अप्लाई करते हैं तो इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल। ऑर्गेनाइजेशन का गोल इजीली अचीव हो पाएगा क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एंड इट ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। दोनों में एक कोऑर्डिनेशन रहता है, इंडिविजुअल में भी एंड ऑर्गेनाइजेशन पे भी। अगर हम इसे फॉलो नहीं करते हैं तो फर्म विल नॉट बी एबल टू अचीव इट्स गोल, क्योंकि सब लोग अपने अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। जो एम्प्लॉय हैं वो अपना फायदा देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव ही नहीं करना चाह रहे, तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का गोल कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल, और एक कोऑर्डिनेशन भी नहीं बन पा रहा है।
नेक्स्ट आ रहे हैं रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय वर्क करते हैं उन्हें एकदम फेयर एंड कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करवानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसे सैलरी कम दे रहे हैं, लेकिन वो जो सैलरी होनी चाहिए वो पेइंग कैपेसिटी के अंदर होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की। कहीं ऐसा ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन सैलरी ज्यादा दे और वो उसकी पेइंग कैपेसिटी के अंदर नहीं हो। ठीक है, ऐसे तो मैं तो ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो नहीं कर पाएगी। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओवरऑल पे एंड कॉम्पेंसेशन शुड बी फेयर टू बोथ। दोनों के लिए फेयर होना चाहिए, एम्प्लॉय के लिए भी एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेज, उसे फेयर वेजेज देनी चाहिए, which give them at least reasonable standard of living, जिससे वो reasonable standard of living run कर सके, and at the same time it should be within the paying capacity of the organization, और same time वो organization की paying capacity के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट। बाई मोटिवेशन एम्प्लॉय का इंक्रीज होता है अगर उसको सैलरी ज्यादा मिलती है। दूसरा, रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं एम्प्लॉय के बीच में एंड मैनेजमेंट के बीच में। इंप्रूव इन द कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, भाई एम्प्लॉय को सैलरी अच्छी मिलती रहेगी तो वो अपनी कमिटमेंट को भी फुलफिल कर पाएगा। अगर हम इसे फॉलो नहीं करते हैं तो लैक ऑफ मोटिवेशन, भाई सैलरी कम मिल रही है तो वो काम क्यों करे, तो यहाँ पे मोटिवेशन कम रहता है। इसके अलावा एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट के बीच में रिलेशनशिप भी खराब होने लगते हैं। इट लीड्स टू डिसऑनेस्टी, कभी कभी वो डिसऑनेस्ट भी बन जाता है। एंड इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर, और जो लेबर है वो लगातार एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाते हैं। तो ये इसके अगर हम इसे फॉलो नहीं करते हैं तो ये कुछ इम्पैक्ट निकल कर आते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन कंप्लीट पावर इन द फ्यू हैंड, कि कुछ लोगों के हाथ में पावर, जैसे ही मैनेजमेंट है तो कुछ ही फ्यू हैंड में पावर है। एंड डिसेंट्रलाइजेशन, पावर हर लेवल पर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन आपका, तो इन्होंने कहा कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में एक बैलेंस होना चाहिए, ना तो ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए और ना ही ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। एक प्रॉपर बैलेंस की नीड है। देखो बेटा पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में। एंड जो डिग्री होती है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की, ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियंस ऑफ द सुपीरियर, अगर सुपीरियर ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है तो ऐसे में सेंट्रलाइज ज्यादा होगी, डिसेंट्रलाइजेशन कम होगा। अगर उसके सब ऑर्डिनेट्स में एबिलिटी ज्यादा है तो ऐसे में डिसेंट्रलाइज ज्यादा हो सकती है, भाई सब ऑर्डिनेट सब वर्क कर सकते हैं तो ऐसे में सेंट्रलाइजेशन की नीड नहीं है। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना है, भाई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है, और अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो सेंट्रलाइजेशन से काम चल सकता है। नॉट टू मच सेंट्रलाइजेशन लीड टू डिले इन वर्क, अगर ज्यादा सेंट्रलाइजेशन होगा तो हर कोई सीसी जाके पूछेगा भाई क्या करना है कैसे करना है, तो काम में देरी होगी। एंड कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन लीड टू लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, और अगर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन कर दें तो ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट के हाथ से कंट्रोल ही चला जाए। सो इसके बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बनाने की नीड है। नाउ पॉजिटिव इंपैक्ट, भाई जो अभी पीछे पड़े थे, क्विक डिसीजन हो पा रही है एट द मिडिल एंड ऑपरेशनल लेवल, अगर हम एक बैलेंस बना के रखते हैं तो। इसके अलावा वर्कलोड सुपीरियर का कम हो जाता है क्योंकि जो वर्क सबऑर्डिनेट्स कर सकते हैं उस वर्क को डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया गया है। एंड सबऑर्डिनेशन को, जो सबऑर्डिनेट होते हैं उन्हें भी एनकरेजमेंट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, कि वो भी मोटिवेट होते हैं, भाई हमें काम न्यू प्रोजेक्ट मिला है तो हम भी इस पे अपनी स्किल्स को यूज करके दिखाएंगे। एंड अगर हम इसे बायोलेटेड करते हैं तो स्लो डिसीजन मेकिंग, क्योंकि कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन है। और इसके अलावा अगर कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन हो गया तो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, तो अथॉरिटी का मिसयूज हो सकता है। एंड डिक्रीज इन द एनकरेजमेंट इन द कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, और कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन हो सकता है तो एम्प्लॉय जो है एनकरेज नहीं रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट है हमारा स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या कहता है, स्केलर चेन कहता है कि जो इंफॉर्मेशन, जो कम्युनिकेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो मस्ट बी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द लाइन ऑफ अथॉरिटी। ये हमारी लाइन ऑफ अथॉरिटी है। एंड ये जो कम्युनिकेशन होगा ये टॉप से बॉटम में होना चाहिए।
देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ ऑथोरिटी। इसके पावर ऑथोरिटी ज्यादा है, इसके पास पावर कम है, फिर इसके पास और भी कम है, तो यहाँ पे चेन है ऑथोरिटी की, विच कम्युनिकेट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो कम्युनिकेट करती है टॉप से बॉटम तक। द फॉर्मल लाइन ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक आर नोन एज स्केलर चैन। ये जो लाइन बनी हुई है फॉर्मल, इसे ही आपने क्या कहा है, स्केलर चैन। इट स्टेट सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ये सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच का रिलेशनशिप बताती है, एंड ऑथोरिटी ऑफ द सुपीरियर इन रिलेशन टू द सबऑर्डिनेट एट वेरियस लेवल, और ऑथोरिटी बताती है सुपीरियर की एट वेरियस लेवल पर। इट्स स्केलर चैन इज क्रूशियल फॉर एंश्योर यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, हेनरी फ्योल कहते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हम एक शॉर्टकट रूट यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड गैंग प्लैंक। लेकिन गैंग प्लैंक आपका तभी पॉसिबल है जब डी एंड जी आपके सेम लेवल के होने चाहिए। सपोज ये सेल्स हेड है और ये प्रोडक्शन हेड है, तो ये आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इन्हें डायरेक्ट बात करने की नीड पड़े, तो ऐसे में ये डायरेक्ट एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड जिसे नाम दिया गया है गैंग प्लैंक। आगे देखते हैं बेटा, अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो क्या इसके रिजल्ट निकल कर आते हैं, और फॉलो नहीं करते हैं तो क्या रिजल्ट निकल कर आते हैं। देखिए, अगर हम स्केलर चैन को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे स्मूथ फ्लो हो रहा है इंफॉर्मेशन का, सबके पास इंफॉर्मेशन आसानी से पहुंच रही है। क्लियर लाइन ऑफ ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर लाइन है ऑथोरिटी की भी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की, एंड बेटर रिलेशनशिप है सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर के बीच में, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डुअल ऑर्डर नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉन्सिक्वेंस, अगर हम इसे फॉलो नहीं करते हैं तो इंफॉर्मेशन में नॉट ऑर्डर फ्लो इन द ऑर्डरली डायरेक्शन। ऐसा हो सकता है इंफॉर्मेशन आपकी एक डायरेक्शन के अंदर नहीं आए, एंड ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप विल नॉट बी क्लियर। भाई कौन बॉस है, कौन सबऑर्डिनेट्स है, ये भी क्लियर नहीं है, एंड अनहेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट्स, एंड लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड की भी लैक हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑर्डर। ऑर्डर में कहता है, ऑर्डर प्रिंसिपल में हेनरी फ्योल जी कहते हैं कि चाहे कोई मटेरियल हो, चाहे कोई एम्प्लॉय हो, हर किसी के लिए एक फिक्स प्लेस होना चाहिए। तो इन्होंने कहा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। हर किसी के लिए और हर एम्प्लॉय के लिए एक फिक्स प्लेस होना चाहिए। People and material should be in the suitable places at the appropriate time for maximum efficiency। ताकि efficiency increase होनी चाहिए, इसलिए ये दोनों एक फिक्स प्लेस पर होने चाहिए। एंड there will be no obstruction in work। अगर वो फिक्स प्लेस पर होंगे तो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वर्क में नहीं होगा, एंड प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी एंड एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। अगर हम इसे प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आते हैं। देखिए, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, भाई रिसोर्सेज का पूरा पूरा एफिशिएंटली यूज हो पा रहा है। नो वेस्टेज इन द टाइम, एंड टाइम भी आपका टेसिंग द रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को ढूंढने में ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है। अगर हम इसे फॉलो नहीं करेंगे तो ये टाइम हमारा वेस्ट नहीं होगा। एंड स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद बेटर डिसिप्लिन। अगर स्मूथ एंड फंक्शनिंग सिस्टमेटिक वर्किंग हो पाएगा विद बेटर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन अच्छे डिसिप्लिन। कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायोलेशन देखते हैं हम इट inefficient use of resources due to loss of time and energy in search of resources। भाई inefficient यूज हो पा रहा है हमारे जो रिसोर्सेज हैं, क्यों, ड्यू टू लॉस ऑफ टाइम। भाई टाइम भी आपका बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, एंड एनर्जी भी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रही है इन सर्च ऑफ रिसोर्सेज। क्यों, क्योंकि आपको रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं, आपके पास पता ही नहीं है कि रिसोर्सेज कहाँ रखें, तो आप टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, एंड साथ में एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं। एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, भाई सब चीजें इधर उधर हो जाएंगी, तो जिसकी वजह से डिसिप्लिन की भी कमी हो जाएगी। यस बेटा, ये हमारा है इक्विटी।
इक्विटी क्या कहती है? इक्विटी कहती है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसने कहा कि एम्प्लॉय बहुत सारे रिलीजन के होते हैं, बहुत सारी कास्ट के होते हैं, सेक्स के होते हैं, नेशनलिटी अलग अलग होती है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल एम्प्लॉय वर्क करते हैं। तो इन्होंने कहा कि इसके अकॉर्डिंग, इनके कास्ट के, रिलीजन के अकॉर्डिंग कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन among the employee on the basis of the religion, language, caste, sex, belief, इन सबके अकॉर्डिंग कोई भी उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट अगर पार्शियल होगा, बायस्ड होगा विद द एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड रहेंगे एंड वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। एंड इट ऑल्सो एडवोकेट द यूज ऑफ स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट। इसने ये ऑल्सो कहा है कि अगर कोई निजी पर्सनल होता है तो उसके लिए एक स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट की आई में हर कोई मैनेजमेंट के लिए इक्वल है। अब देखते हैं, अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो improve satisfaction and motivation level of employee, भाई सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है एंड मोटिवेशन भी इंक्रीज होता है। कोऑर्डिनेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट, एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट के बीच में रिलेशन अच्छे रहते हैं क्योंकि वो सबके साथ इक्वली बिहेव करता है। अगर हम इसे बायोटिट करते हैं तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन डिक्रीज हो जाएगा, मोटिवेशन लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा एंड अनहेल्दी रिलेशनशिप रहेंगे मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय के बीच में। नेक्स्ट प्रिंसिपल है बेटा हमारा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल कहता है, पर्सोनल यहाँ पर है मीनिंग एम्प्लॉय, पर्सोनल मीन एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय को इन्होंने कहा, एम्प्लॉय को पहली बात तो हमें एम्प्लॉय को जब अपॉइंट करना चाहिए तो बहुत ज्यादा रिगोरस प्रोसीजर के साथ अपॉइंट करना चाहिए, और जब एक बार हम उसे अपॉइंट कर लें तो अपॉइंट करने के बाद उसे रीजनेबल टाइम देना चाहिए ताकि वो अपने बेस्ट रिजल्ट को शो करा पाए। ये नहीं कि हमने एम्प्लॉय को अपॉइंट किया एंड तुरंत ही उसे 6 महीने में उसे ऑर्गेनाइजेशन को समझने में लगे और उसे प्रॉपर टाइम भी नहीं दिया एंड देन उसे जो है हमने ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्रॉपर एफर्ट टू अचीव स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द टेन्योर ऑफ पर्सोनल। जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उन्हें स्टेबल करने के लिए यहाँ पर प्रॉपर एफर्ट्स लेने चाहिए। फर्स्टली एम्प्लॉय को अपॉइंट करना चाहिए रिगोरस प्रोसीजर के बाद, और फिर उसे रीजनेबल टाइम देना चाहिए कि वो अपना मैक्सिमम रिजल्ट शो करा सके, एंड जितनी भी मिनिमाइज करना चाहिए, जो मैनेजर है उसे एम्प्लॉय के टर्नओवर को मिनिमाइज करना चाहिए। और अगर इनस्टेबिलिटी यहाँ पर किसी वजह से यहाँ पर पॉसिबल नहीं है तो इससे कॉस्ट इनकर्ड होती है, बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है, बहुत ज्यादा दोबारा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग तीनों में ही बहुत ज्यादा कॉस्ट इनकर्ड होती है। तो जब तक चेंजेस नहीं करने चाहिए जब तक चेंजेस ज्यादा जरूरी नहीं हो। नेक्स्ट आते हैं कि अगर हम इसे अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव इंपैक्ट इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय ड्यू टू द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी। भाई उसे जॉब सिक्योरिटी लगती है, ऐसा लगता है उसे कोई जॉब से नहीं निकालेगा, तो जिसके वजह से उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। बेटर रेपुटेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन की क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइयों को नहीं निकालती है। एंड लेस एक्सपेंस ऑन द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, तो बार बार उन्हें रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। एंड नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, टाइम एंड रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होते हैं क्योंकि अननेसेसरी बार बार किसी को हमें अपॉइंट करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर हम इसे बायोलेटेड करते हैं, इंक्रीज अननेसेसरी लेबर टर्नओवर, क्रिएट एन एटमोस्फेयर ऑफ द डिसबिलीफ। भाई बार बार लोग बाग छोड़ के चले जाते हैं तो कोई एम्प्लॉय न्यू और एम्प्लॉय भी ज्वाइन करने में हेजिटेट होता है, वो भी बिलीव नहीं करता, उसकी रेपुटेशन भी खराब हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन की। अननेसेसरी कॉस्ट इनकर्ड होती है एडवर्टाइजमेंट पर, रिक्रूटमेंट पर, सिलेक्शन पर, ट्रेनिंग पर, एंड बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है न्यू जॉब को सीखने में, लर्न करने में। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम अपने प्रिंसिपल पर, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब पहल करना। इनिशिएटिव मींस टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन, खुद सेल्फ मोटिवेशन के साथ पहला स्टेप लेना, एंड ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। जब ऑर्गेनाइजेशन के सब ऑर्डिनेट्स फर्स्ट स्टेप लेते हैं विद सेल्फ मोटिवेशन तो वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है।
देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्कर एट द ऑल लेवल शुड बी एनकरेज and give an opportunity to take some initiative in making and executing the plan. वर्कर्स जितने भी लेवल के हैं उन्हें एनकरेज करना चाहिए कि वो इनिशिएटिव लें एंड अपने अपने लेवल पर एग्जीक्यूट करें वो प्लान को बनाए भी, मेक भी करें एंड प्लान को एग्जीक्यूट करने का काम भी करें. नाउ एडवांटेज क्या होगी? एक तो मेंटल ग्रोथ इंक्रीज होगी सबऑर्डिनेट्स की, और साथ में उन्हें जो है बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी. इसके अलावा मैक्सिमम जो कमिटमेंट है एम्प्लॉय का वो भी इंक्रीज होगा. क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद ने उस वर्क को करने की इच्छा दिखाई थी, तो जिससे उनका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, वो अपनी कमिटमेंट को फुलफिल कर पा रहे हैं. अगर हम इसे वायलेटेड करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन आता है अमंग द एम्प्लॉय एंड लैक ऑफ इनिशिएटिव में क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन. अगर यहाँ पर इनिशिएटिव नहीं लेने दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऐसे में एम्प्लॉय को, तो ऐसे में नॉन कोऑपरेशन की फीलिंग यहाँ पे डेवलप हो जाती है. नेक्स्ट आते हैं बेटा हम अगले प्रिंसिपल पर. नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा एस्पिरिट दी क्रॉप्स. एस्पिरिट दी क्रॉप्स का मतलब होता है टीम वर्क. उन्होंने कहा, हेनरी फ्योल जी कहते हैं कि हमें टीम में रहकर वर्क करना चाहिए. अगर हम टीम में रहकर वर्क करते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपका इजीली अचीव हो सकता है. तो यहां पर उन्होंने कहा, आई को रिप्लेस कर दो बी से. मैं मत करो, कहो हम मिलकर वर्क को कर लेंगे. देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड प्रमोट फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट अमंग एम्प्लॉय एंड टीम मीन्स टुगेदर एवरीवन अचीव मोर. टीम का मतलब है यहाँ पर टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, कि सब लोग मिलकर ज्यादा अचीव कर सकते हैं. उन्होंने कहा आई को रिप्लेस कर दो बी से एंड इट डेवलप एन एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग टीम मेंबर एंड मिनिमाइज द नीड ऑफ यूजिंग पेनल्टी. तो वो सब लोग मिलके काम को करेंगे जिससे पेनल्टी की नीड जो है वो भी मिनिमाइज हो जाएगी. नेक्स्ट आते हैं, अगर हम इसे अप्लाई करते हैं तो डेवलप एन एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट का एटमॉस्फेयर डेवलप होता है. हेल्प्स इन अचीविंग ऑफ ग्रुप गोल इजीली अचीव हो सकता है एंड लीड टू कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर. अगर हम इसे अप्लाई नहीं करते हैं तो यहाँ पर टीम स्पिरिट नहीं होती है एंड एम्प्लॉय मे नॉट कोऑपरेट विद ईच अदर. एम्प्लॉय भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं. गोल अचीव नहीं होगा क्योंकि सब लोग मिलकर काम नहीं कर रहे हैं. एंड अनहेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. तो बेटा ये थे हेनरी फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल्स जो हमने इस वीडियो में कवर करे हैं. हेनरी फ्योल्स आपके जो चैप्टर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड हेनरी फ्योल्स के ये 14 प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा मैंने कुछों में एडवांटेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेशन आपको 2 से ज्यादा डिफाइन किए हैं. तब वहां पर आपको जो अच्छे लगे, आपको जो भी 2 समझ में आ रहे हैं, आपको जो भी अच्छे लग रहे हैं आप वहां पर ले सकते हैं. एंड ये जो मैंने आपके पास पीपीटी लेकर आई हूँ ये प्रॉपर हमारी नोट्स है. आप एग्जाम में इसे एज इट इज राइट कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो. हम अपने नेक्स्ट वीडियो में टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडी करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो.